खट्टा खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है? श्रवण रसोड़े में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहां आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू जैसे कुछ मंत्र पढ़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल? वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना? नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहू पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा, क्या हो गया? अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं। अब देखो, उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है
और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए। कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर चाकट, ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं, अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो, अर्ज किया है आब्राकडाब्रा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोबरले सुरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई 40 वालीसा पढ़ो ना। वक्त कम है, 40 नहीं पड़ेंगे, 20-25 में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे नंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उल झलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है, जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़े चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है, जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है, तांत्रिक मुआ चोर है। खट्टा खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है? श्रवण रसोड़े में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहां आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है।
राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है। हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू जैसे कुछ मंत्र पढ़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल। वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना। नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं, यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहू पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी, और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा, क्या हो गया? अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं। अब देखो, उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए। कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर चाकट, ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं। अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो। अर्ज किया है आब्राकडाब्रा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोरले सुरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई चालीसा वालीसा पढ़ो ना। वक्त कम है, 40 नहीं पड़ेंगे, 20-25 में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे लंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उल झलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है, जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़े चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब?
अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है, जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है, तांत्रिक मुआ चोर है। अमर रोज दफ्तर से अपने घर आते हैं। दिन भर काम और टेंशन से जूझकर घर आते ही अपनी भड़ास निकालते हैं अपने परिवार पर। बस आज काम जल्दी खत्म हो गया, अब आराम से जाकर मैच देखूंगा। निकल जाता हूँ इससे पहले कि बॉस की नजर में आ जाऊं। अमर, कल जो रिपोर्ट फाइल करनी है उसमें लास्ट मिनट चेंजेस आए हैं, आज जाने से पहले अपडेट कर देना। सर आज जल्दी जाना जरूरी है, बेटे को स्कूल के जरूरी सामान खरीदने ले जाना है ना। अब जब तक तुम पहुंचोगे मार्केट तो बंद हो गया होगा। सर इसलिए जल्दी जाना होगा। एक काम करो, कल जल्दी चले जाना। अमर बेबस होकर बॉस का ऑर्डर मानकर फिर काम में लग जाते हैं। किसी तरह मन मार कर काम खत्म करते हैं और चिड़चिड़े मन से घर पहुंचते हैं। निशा, जल्दी से खाना लगा दो, इंडिया की बैटिंग खत्म होने वाली है। बॉस ने लेट करवा दिया। अरे इतनी देर से आए हो, थोड़ी देर बात तो कर लो। अरे सुनो, हटो यहाँ से, पापा को टीवी देखने दो। पता है ऑफिस में कितना काम रहता है, कितना काम करके आया हूँ मैं। तो मैं भी तो ट्यूशन जाकर आया हूँ। अब हाँ, जाओ जाके फिर होमवर्क कर लो, कल स्कूल भी जाना है ना। तो मैं उठ जाऊंगा, लेट नहीं करूंगा, अभी मेरा शो चल रहा है, मुझे देखना है। अरे समझ नहीं आ रही बात, एक बार में एक थप्पड़ दे के समझाओ क्या। रिमोट दे और सोने जा। सोनू रोते हुए मम्मी के पास जाता है और अपने पापा की शिकायत करता है। निशा उसे पुचकार के एक और बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। मैं डांटती हूँ पापा को, तू सो जा अभी, ठीक है बेटा। नेहा खाने की थाली लेकर अमर के पास पहुंचती है और मेज पर रख देती है। अमर टीवी में डूबा हुआ है और बिना देखे ही खाने लग जाता है। निशा सामने बैठे उसे घूरे रहती है। कुछ देर में अमर ये समझता है और उसे देखने लगता है और इशारे में पूछता है कि क्या बात है। ये कोई तरीका है सोनू पे चिल्लाने का? अभी रुको, इनिंग खत्म होने दो। अमर खाने लग जाता है और मैच देखता है। आखिरी बॉल होने के बाद वो निशा की तरफ देखता है। अरे निशा, पानी दे दो जरा। निशा थाली के बाजू में रखे ग्लास पर इशारा करती है। अमर उठा के पानी पीता है। अब बोलो। बच्चा है सोनू, एक बार तो मिलते हो दिन भर में रात को, और फिर वो अपने पापा की डांट सुन के सो जाए। अरे बच्चा है तो बात सुननी चाहिए ना उसे मेरी। जवाब दे रहा था। अरे दिन भर के बाद आया हूँ, इतना काम किया, बॉस के नखरे झेले, और घर आओ तो बेटा बहस करे। और सारी भड़ास घर आकर घर वालों पर निकालो। अरे तुम क्या बोल रही हो मुझसे ऐसे? तुम भी तो सारा दिन साथ रहती हो, डांटती भी तो हो उसे। बता रहा था वो मुझसे, अभी कुछ दिन पहले ही डांटा था ना तुमने। हाँ, मुझे अभी सोने के पहले बता रहा था। देखो अभी झगड़ा मत करो, मुझे आराम करना है, टीवी देखने दो। अरे तो उसको भी तो दिन भर पढ़ाई के बाद देखना होता है ना टीवी, आराम करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, छोटा है अभी, आदत बिगड़ जाएगी। और तुम उसकी वकालत करना ना बंद कर दो। चलो अभी सेकंड इनिंग्स चालू होने वाली है, गुड नाइट। अमर फिर से टीवी देखने लगता है और निशा उसे। कुछ सेकंड्स में वो उठ के जाने लगती है।
दरवाजे तक पहुंची होती है कि अमर कहता है, अरे सुनो तो, चाय बना देना 1 कप। नहीं। निशा दरवाजा पीट के चली जाती है और अमर देखता रह जाता है। अगली सुबह निशा किचन में सोनू का टिफिन पैक करके उसे देती है। सोनू नाश्ता कर रहा है। अमर पीछे से तैयार होकर आता है और खाली चाय का कप टेबल पर रखता है। अमर, उसे वहां मत रखो, अभी साफ की है, दाग लग जाएंगे। अरे क्या हुआ है तुमको? रोज तो यहीं रखते हैं। पर आज से नहीं रखना है। चलो उठा के सिंक पे रखो। अमर उसे उठा के सिंक में रखने जाता है, तभी निशा कहती है, अरे अरे, धो के। सोनू हंस देता है। अमर उन दोनों को देखता है और कप धो के वहां से चला जाता है। निशा सोनू को देखती है और आंख मार देती है। चलो अब हंसना बंद, स्कूल जाओ और ध्यान देना, सब पूछूंगी दिन में। सोनू मुंह बना लेता है। सब अपना दिन बिताकर रात में फिर एक साथ आते हैं। आज अमर घर जल्दी पहुंच गया है और टीवी के सामने पसार के बैठ जाता है। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। खिलखिलाते हुए सोनू अंदर आता है, सीधे टीवी रूम के अंदर, और अमर को बैठा देख चौंक जाता है। पीछे से कमरे में निशा भी आती है। सोनू, हाथ पैर धो के कपड़े बदल लो, चलो जाओ। सोनू कमरे से बाहर चला जाता है। अरे निशा, जरा 1 कप चाय। क्या हर वक्त चाय? नहीं है दूध घर में। अरे दूसरी बार ही तो मांग रहा हूँ ना। दूध वाले को बोला था दूध एक्स्ट्रा 1 लीटर लेकर आना, वो 1 लीटर कम लेकर आया। आज तुमको चाय नहीं मिलेगी, खीर बना दी है पूरे दूध की। अरे दूध वाले की गलती के लिए मुझ पर क्यों चिढ़ रही हो? मैंने क्या किया? तुम भी तो यही करते हो ना। ऑफिस में किसी की गलती हो तो घर आके चीखते हो। चाय पीनी है तो दूध लाना पड़ेगा नीचे से। अरे पर तुम नीचे से ही आई ना। मैं भूल गई, तुम भी तो नीचे से आए। निशा कमरे से बाहर जाती है और सोनू अंदर आता है। वो अमर को देखता है, फिर कुछ बोलता नहीं है। अरे क्या हुआ सोनू? मेरा टीवी देखने का टाइम है अभी। आज रात को देख लेना। देखो आप ना परेशान मत करो, आज ऐसे ही टीचर से डांट सुन ली है, अब आपकी नहीं सुनने वाला। अच्छा, क्यों डांटा टीचर ने? क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था, आपने सामान ला के नहीं दिया और आपकी वजह से सब हंसने लगे मेरे पे। अब आप जाओ। सोनू टेबल पे रखा रिमोट उठाता है और चैनल बदल के बैठ जाता है। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? तो आपसे ही तो सीखा है, बाहर का गुस्सा घर पे निकाल दो। अमर उठ के दूध लेने चला जाता है। कुछ देर में लौट के वो चुपके से निशा और सोनू को टीवी देखते हुए देखता है और किचन में चला जाता है। 3 कप चाय बनाकर वो टीवी कमरे में पहुंचता है। आज मेरे हाथ की चाय पी लो। इस बदले बर्ताव को देख के निशा और सोनू चौंक जाते हैं। अपना कप उठाकर चाय पीने लगता है। अमर एक बैग निकाल के सोनू की तरफ बढ़ाता है। इसमें क्या है? प्रोजेक्ट का सामान और गिफ्ट। लगता है पापा दूध लेने गए और गुस्सा छोड़ के आ गए। कैसी है सोनू के पापा के हाथ की चाय? स्वीट स्वीट, बिल्कुल मम्मी की तरह। और पापा की तरह नहीं? पापा की तरह कड़क है। सॉरी बेटा, अब समझ गया कि ऑफिस में कुछ भी हो उसे ऑफिस तक ही रखूंगा, प्रॉमिस। निशा और सोनू को गले लगा लेता है और उस दिन के बाद कभी घर की चिंता दफ्तर में नहीं गई और ना दफ्तर का टेंशन घर में आया। पिताजी जल्दी चलिए, वरना मैं आज स्कूल में देरी से पहुंचूंगा। मेरी टीचर बहुत गुस्सा करती है। हाँ बेटा, अभी चलते हैं, बस 2 मिनट रुको। तभी रमेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती हैं, सुनिए जी, आज शाम को आप ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाइएगा। याद है ना, आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है। अरे भाग्यवान, इस महीने हाथ जरा तंग है। मेरी मानो तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाल ही दो। मैं तुम्हें अगले महीने पक्का शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी मुझे चलना चाहिए, वरना राजू को स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। देखिए जी, अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं।
मैं कुछ नहीं जानती। आज शाम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, मतलब जाना है। आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब तुम पूरा घर सर पर मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने बेटे राजू को लेकर वहां से चला जाता है। घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल शुरू करता है, तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर कहती है, अरे रमेश, आज शाम को मुझे कुछ पैसे दे देना। याद है ना, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है। अरे माँ, मेरी तनख्वाह आने में अभी 10 दिन बचे हैं, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रमेश की माँ चिढ़कर कहती हैं, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से वादा कर दिया है और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है। अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूंगी? तुझे तो मेरी इज्जत की भी कुछ परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं शाम तक कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। फिर दोपहर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है, तब उसे अपनी पत्नी और माँ की बातें याद आती हैं। रमेश अपने दफ्तर के एक साथी मोहन से कुछ रुपए उधार मांगता है। अरे भाई मोहन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रुपए उधार दे सकते हो? अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लौटा देना। वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि उधार प्रेम की कैंची है। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारा रिश्ता खराब हो। अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। फिर मोहन रमेश को पैसे दे देता है। शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी माँ को देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी शॉपिंग कराने बाजार लेकर जाता है। रमेश की पत्नी और उसकी माँ का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चीला होने के कारण दोनों हमेशा बेवजह पैसे खर्च करती हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, अगले हफ्ते हमने छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था, आपने पैसों का इंतजाम कर लिया ना? अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हम कभी और चले जाएंगे। देखिए जी, मैंने सभी सहेलियों से कह दिया है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हंसेंगी। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए जी। इतना कहकर रमेश की पत्नी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की माँ भी तीर्थ यात्रा जाने की जिद करती है और रमेश से पैसे मांगती है। फिर अगले दिन रमेश एक सेठ से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बेटे को घुमाने ले जाता है और अपनी माँ को भी तीर्थ यात्रा पर भेज देता है। लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आता है, कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने ऊपर देख रमेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन राजू की स्कूल की फीस वक्त पर न भर पाने के कारण रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब रमेश को सख्त हिदायत देते हैं कि अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं भरी गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए रमेश अपने दोस्त गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और स्कूल की फीस भर देता है। रमेश की माँ और उसकी पत्नी खर्चे और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते धीरे धीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। और तभी एक दिन दफ्तर में काम करते समय रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रमेश के घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो वे सभी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं, देखिए, देर रात तक जागने और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। बेहतर यही होगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने दिया जाए। रमेश की हालत देखकर उसके बेटे राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी और माँ से कहता है, माँ, दादी, मैं इतना छोटा हूँ, फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि पिताजी दिन रात दफ्तर में काम करके पैसे कमाते हैं। पिताजी अकेला पूरा घर संभालते हैं और आप दोनों
अपने फिजूल के खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं। आज पिताजी की हालत के जिम्मेदार तो आप दोनों हैं। राजू की समझदारी भरी बातें सुनकर रमेश की माँ और पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। रमेश की माँ और पत्नी अब उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते और ना ही उससे किसी चीज की मांग करते हैं। फिर देखते ही देखते रमेश अपने कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। उसकी जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शिक्षा, हमारे रिश्ते एक तराजू की तरह होते हैं जिसकी दोनों ओर जिम्मेदारी और समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए। रेहाना और रवि की शादी के वक्त रवि के पास कुछ नहीं था। रेहाना, तुमने मुझसे शादी करके एहसान किया है। मुझसे ज्यादा तो तुम कमाती हो। अरे तो क्या हुआ, एक दिन आएगा रवि कि तुम खूब पैसा कमाओगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रवि और रेहाना खुद को स्टैंड करने के लिए पूरी मेहनत करते। रेहाना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी करके घर चलाती हूँ, तुम बिजनेस सेट करने की कोशिश करो। एक दिन, रेहाना, तुम जानती हो मैंने जो विज्ञापन बनाने वाली कंपनी खोली थी ना, उसे बड़ी ब्रांड का ऑफर आया है। अब हम लोगों के दिन ब्यारे न्यारे हो गए हैं। मैं जानती थी रवि कि एक दिन तुम सेटल हो जाओगे। रवि का काम अच्छा चल जाता है। एक दिन वो रेहाना से कहता है, रेहाना, अब हम लोगों का बच्चा भी हो गया है। बहुत छोटा है वो, उसका ख्याल कैसे रखेंगे हम? कैसे क्या, मैं गांव से माँ को लेकर आ जाती हूँ। नौकरी से हाफ डे ले लिया करूंगी। अभी तो वो छोटा है, स्कूल जाने तक मैं मैनेज कर लूंगी। देखो रेहाना, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ। तुमको नौकरी करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लगी लगाई नौकरी कैसे छोड़ दूं? और मैंने तो सुना है हम लोगों को कुछ ही महीनों में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में कितना कमा लोगी? उतने में तो मैं ड्राइवर रख लूंगा। रेहाना को रवि की बात का थोड़ा बुरा तो लगता है। कम से कम मेरी नौकरी की इतनी बेइज्जती मत करो। भूल गए, इसी नौकरी के बदौलत तुमने अपना बिजनेस खड़ा किया है। अरे वो तो मैं किसी के भरोसे भी कर लेता। देखो, अपने बच्चे को संभालो, घर का काम करो। अब बाहर जाती तुम अच्छी नहीं लगती हो। रेहाना रवि के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है, लेकिन अब बड़े से घर में उसकी कीमत किसी नौकर से कम नहीं होती। एक दिन रवि का दोस्त आता है। भाभी, हम लोग तो आपको तब से जानते हैं जब से आप लोग शादी होकर इस शहर में आए थे। आपकी बदौलत ही सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। ये किस्मत तो आप ही की है भाभी। हाँ हाँ भाई, हमारी मेहनत तो कुछ है ही नहीं। अरे होगी, लेकिन भाभी की किस्मत के आगे कुछ नहीं। दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन रवि का गुस्सा 7वें आसमान में होता है। देखा कैसे बोल रहा था? अरे बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है ये। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रशांत भैया तो बहुत अच्छे इंसान है रवि। कैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। अरे था पैसा तो साथ दिया, नहीं तो कौन पूछता है? रवि का व्यवहार पैसा आते ही अलग हो गया। वो बंदे को बंदा नहीं समझता। घमंड से घिरे रवि ने तो एक दिन हद ही कर दी। रेहाना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो रवि? क्या कहना चाहते हो? और क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? देखो, मुझे कोई और पसंद है और उसने साथ रहने पर बस यही शर्त रखी है कि मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। रेहाना, जो कि एक स्वावलंबी महिला थी, उसने बिना देर किए रवि को कह दिया, कोई इश्यू नहीं, मुझे पैकिंग में 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 4 दिन के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मैं घर से निकलूंगी तो बता दूंगी। रवि घर छोड़कर चला जाता है। रेहाना को दुख होता है, वो रोती है, लेकिन व्यवहार से स्ट्रांग रेहाना को पति के वापस आने का और उसे सबक सिखाने का पूरा भरोसा था। फिर एक दिन
अरे शुशिका, कब शादी करोगे तुम मुझसे? यार, मैंने तो सोचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश लेकर जाओगे, महंगी कार दिलाओगे। अरे सब दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझसे शादी तो कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूंगी। अरे शुशिका, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? अब तो शादी ही होने वाली है हम लोगों की। शुशिका रवि को छोड़कर चली जाती है। रवि घर आता है, जहां रेहाना को ना पाकर उसे सब अजीब लगता है। घर तो रेहाना के बिना कुछ नहीं है, बच्चे की याद भी आ रही है। चलो एक वीडियो कॉल कर लेता हूँ। रवि रेहाना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन रेहाना फोन नहीं उठाती। रात को सोते वक्त मन कर रहा है मुन्ने को गले लगा लूं। चलो कोई ना, शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे। अगले दिन रवि ऑफिस जाता है, जहां टीना खड़ी होती है। सर, आपने अपने नए ऐड के लिए मॉडल की रिक्वायरमेंट डाली थी ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। रवि टीना को देखकर खुश हो जाता है। अब शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं सर, बस अच्छा सा हैंडसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा। रवि के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का ख्याल भी खत्म हो जाता है। अरे यार, ये लड़की मिल जाए कितनी सुंदर है। शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है। अब क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे मिलकर तुम्हारी ये खोज खत्म हो गई है? आप ना, आप तो 2 बच्चों की पापा लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन बीवी को किसी और से प्यार था, मुझे छोड़कर चली गई। खैर, टीना की दोस्ती रवि से हो जाती है, लेकिन 1 महीने बाद शुशिका रवि के पास वापस आती है। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादीशुदा हो। और हाँ, शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम करनी होगी। अरे पागल, अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। भला ऐसी लालची औरत से कौन शादी करेगा? तभी वहां टीना आ जाती है। रवि, ये पागल सी औरत कौन है? देखो, तुमने ही कह दिया ना पागल, तो पागल ही है। पता नहीं कौन है, कह रही है शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोल तो सही रही है। वैसे तुम जानती हो, मेरी एक सहेली है, उसके पति ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया, जबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहेली थी। और मुझे भी भरोसा नहीं है। अगर मैं भी तुमसे शादी करूंगी तो तभी जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दोगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर दूंगा। रवि और टीना की शादी की तारीख तय हो जाती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां टीना आती नहीं। रवि टीना को मैसेज करता है। कहाँ हो? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया। रवि को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहां रेहाना आ जाती है। सर, क्या हो गया? क्या डेकोरेशन पसंद नहीं आई आपको? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ की डेकोरेटर हूँ। क्या आपको पसंद नहीं आई यहाँ की सजावट? रवि दौड़कर रेहाना के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो रेहाना। रवि रेहाना के गले लग जाता है और रेहाना टीना को थैंक्स का मैसेज करती है। खुजली की बीमारी। चल, मैं आती हूँ, खाना बना के रखना। अरे, फिर से कहाँ जा रही हो आप? पिछले 2 घंटे में 8 बार इधर उधर जा चुकी हो। अपने पाँव के टायर को ब्रेक लगाओ ना। अरे तू अपनी जुबान को ब्रेक लगा। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अरे ज्वालामुखी जी, फटिए मत। मैं बस ये कह रही थी कि बिना बात के बाहर मत निकलो। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। बीमारी तो अब भी है ना। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं गांव में पली बड़ी हूँ,
बहुत शक्ति है मुझ में। हाँ, कोरोना की छोटे से वायरस के सामने बड़े बड़ों की नहीं चल रही। जो होगा देखा जाएगा। अगर हो गया ना तो देखा नहीं जाएगा आपसे। बहू, मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। सास बहू की एक बात नहीं मानती और बहू के लाख समझाने पर भी निकल जाती है अपनी मनमर्जी करने। शाम को जब सास वापस आती है तो, ये लीजिए सैनिटाइजर से अपने हाथ क्लीन कर लीजिए। अरे इसमें से तो बदबू आती है। छी 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 छी, मुझे नहीं करना ये इस्तेमाल। अरे तो साबुन से हाथ धो लीजिए। इतनी बार हाथ धुलवाएगी तो चमड़ी गल के नीचे गिर जाएगी। माँ जी, आप बाहर से आई हैं, हाथ धोने का तो सरकार भी कह रही है। मेरी नहीं तो किसी की तो सुन लीजिए। मैं तो खुद अपनी सरकार हूँ, मेरे अपने नियम है। कोरोना है। अरे तो इसमें तुझे क्यों रोना है? यार माँ जी, जरा सी बात है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। नहीं नहीं नहीं, सुना नहीं? नहीं नहीं सुना। तो क्यों मुंह लग रही हो? कौन मुंह लगे आपके? आप तो मास्क भी नहीं लगाती। मास्क तो तुझे लगाना चाहिए ताकि बोलना कम हो तेरा। ज्यादा दिक्कत तब होती है जब बहू को भी सास के साथ कहीं बाहर जाना होता है। अरे मम्मी जी, मैं फोन से पैसे दे दूंगी, कैश क्यों दे रही हैं आप? तू ना ज्यादा मॉडर्न मत बन। अब नोट देने से भी कोरोना होगा क्या? हाँ, नोट पता नहीं कितने हाथों से गुजर के हमारे हाथ में आते हैं और उनमें से कुछ गधे तो ऐसे होंगे जो हाथ भी नहीं धोते होंगे। हैं? ताना मार रही है क्या? नहीं तो। तू मुझे बेवकूफ समझती है क्या? मुझे नहीं पता कि गधा कौन है? माँ जी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अरे कैश दे रहे हो या फिर फोन से दोगे? कुछ लेना ही नहीं है। अरे मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया फिर? बहू, तुझे ना मैं बाद में देखूंगी। बाद में मतलब कितने बजे? बहू, बड़ी मजाकिया है आपकी। और सास बहुत गुस्सेल है, एक फटका दूंगी ना। अरे सॉरी आंटी जी। बहू सास से परेशान होके बाजार से अकेले घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मेरी एक शिकायत है आपकी मम्मी के बारे में। वाह, लोग बच्चे की शिकायत लेके मम्मी के पास जाते हैं, तुम मम्मी की शिकायत लेकर मेरे पास आई हो। तुम्हारी माँ है ना, बिना मास्क के बाहर जाती है, सैनिटाइज भी नहीं करती हाथ और बिना काम के घूमती रहती हैं। अगर कोरोना हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मैंने भी तो कहा ना उनसे एक दो बार, पर मम्मी मानती ही नहीं किसी की बात। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब तुम क्या करने वाली हो? तुम बस मेरा साथ दो। अगले दिन जब सास कहीं से घूम कर आती है, माँ, मेरे शरीर पर कुछ हो रहा है, देखना। अरे ये तो खाज है। अरे मतलब खुजली। हाँ, और ये ऐसी वैसी खुजली नहीं है, फैलने वाली खुजली है। परसों तक मुझे थी, आज आपको भी हो गई। ज्यादा पास आते हो ना मेरे पास। अरे माँ के सामने ऐसी बात कर रही हो? क्या कर रही है? अरे तो पास आए तभी तो खुजली हुई ना। अब आप मम्मी के पास खड़े हो तो उनको भी तो हो सकती है ना। अरे मोरी मैया, जो का कह रही है? सही कह रही हूँ माँ जी। अरे बेटा दूर हट ना, दूर हो जा हमसे, सोशल डिस्टेंसिंग कर लेना एकदम से। हाँ। अरे माँ जी, खुजली ही तो है, आप तो गांव की शक्तिशाली औरत हो, आपका क्या कर लेगी ये खुजली? खुजला खुजला के चेहरा लाल हो जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा? अरे नहीं नहीं बहू, थोड़ी मोटी चीज भी बड़ी दिक्कत दे सकती है ना। और खुजली है, अच्छा थोड़ी ना लगता है, लोग क्या कहेंगे? सारे घर को खुजली हो गई तो है। तो माँ, क्या करूं मैं? अब क्रीम लगा, नहा ले नीम के पानी से, घर से ना निकल वरना लोग खुजलाओ खुजला के माय नेम इज खाज बोल के चढ़ाएंगे तुझे। और हमसे ना बेटा दूर रहा कर, कहीं हमको भी हो गई तो। माँ, ऐसे ही कोरोना भी तो हो सकता है,
खुजली होने के बाद लोग क्या बोलेंगे? कम से कम वो सुन तो पाएंगे। अगर कोरोना हो गया तो? हाँ? बाबा समझ गई। अब तू अपनी खुजली का ध्यान रख, मैं तुम्हारे कोरोना का ध्यान रखूंगी, ठीक है? माँ जी, आप तो बिना बोले ही बस इशारों में ही समझ गई। वैसे ये आइडिया था किसका? आपकी बेटी का। अच्छा अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से छू नहीं रही हूं तुझे, वरना दे दनादन हो जाता है ना माँ। अरे हंस क्या रहा है? मेरे लिए नया मास्क लेकर आ। उस दिन के बाद सास ने गांठ बांध ली। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और घर में ही बैठ के खाओ आलू पूरी। खूनी कुआं। सीमा गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव आई थी। सीमा नानी के घर पहुंचने के बाद अपनी नानी के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी उसकी नानी उससे कहती है, इतनी बड़ी हो गई मेरी सीमा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। भूख लगी होगी ना? हाँ नानी, भूख तो लग रही है मुझे, आपके हाथ के बने हुए पीले दाल और चावल खाने की। कितना टाइम हो गया है मुझे आपके हाथ का बना हुआ दाल चावल खाए हुए। तू तो नौकरी में व्यस्त थी, तो तुझे कहाँ से टाइम मिलेगा अपनी नानी के लिए? और जब इतने टाइम बाद आई है तो ज्यादा टाइम के लिए रुक कर जाएगी तू। हाँ हाँ नानी, इस बार पूरे 2 महीने के लिए आई हूँ। सीमा की नानी अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। सीमा कमरे में अकेली होती है, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो कभी खिड़की से बाहर झांकती है तो कभी दरवाजे से बाहर झांकती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रो कौन रहा है। तभी नानी खाना लेकर आ जाती है। वो अपनी नानी से कहती है, नानी, कोई औरत रो रही है क्या? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे यहाँ किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं? बोलो ना नानी। अरे कोई नहीं रो रहा, ये तेरे मन का वहम है। और तू ना अब खाना खा ले, ज्यादा यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान मत दिया कर। जल्दी से खाना खा और फिर मेरे साथ आ जा मेरे कमरे में, दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही अगले दिन सीमा अपनी नानी के साथ गांव के बाजार जा रही होती है। उसी रास्ते में फिर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो अपनी नानी से कहती है, अरे नानी, क्या सच में तुम्हें अभी भी किसी औरत के रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मुझे किसी औरत की बहुत बुरी तरीके से रोने और चीखने की आवाजें आ रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ नानी, आखिर ये कौन है? मुझे लगता है कि सीमा को शहर भेज देना चाहिए, यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं। नानी बोलो ना, आप चुप क्यों हो जाती हो? सीमा, तू घर चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। नानी सीमा को घर ले आती है और सीमा से कहती है, सीमा, कल सुबह तू शहर वापस चली जाएगी। अरे अचानक? आखिर क्या बात है नानी, आप मुझे ऐसे जाने को क्यों कह रही हो? मैं बस जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दे। तू कल सुबह यहाँ से चली जाएगी, और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रही। तू कल जाएगी तो मतलब जाएगी। अरे नानी, चली जाऊंगी मैं, ठीक है, पर आखिर बात क्या है ये तो बता दो। मम्मी से कोई बात हुई है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मुझे अचानक से जाने के लिए बोल रही हो? देख सीमा, रात बहुत हो चुकी है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चल, अब चल के मेरे साथ सो जा। सुबह की बस पकड़कर तुझे शहर भी तो जाना है।
सीमा को अपनी नानी का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही अजीब लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी नानी उसे अचानक से गांव छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रही है। ये सारी बातें सोचते सोचते सीमा की आंख लग जाती है और वो अपनी नानी के साथ सो जाती है। ऐसी ही आधी रात को सीमा को फिर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस औरत की आवाज सुनकर बार बार करवटें बदल रही होती है और तभी उसे सपने में भी एक अजीब सी औरत की परछाई दिखाई देती है, जो इतना चीख चीख कर रो रही होती है कि सीमा डरकर उठ जाती है। वो पूरे पसीने पसीने हो रही होती है। वो अपने आसपास देखती है तो घर में बिल्कुल शांति का माहौल होता है। सीमा घबरा जाती है। वो अपनी नानी को जगाने की कोशिश करती है मगर उसकी नानी नहीं जगती। सीमा को फिर से उस औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार सीमा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। आखिर ये माजरा क्या है? आज तो मैं पता करके रहूंगी। अब आवाज का पीछा करते हुए सीमा आधी रात को गांव के चौपाल के पास बने कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां कुएं की चारों ओर बेड़ियां लगी होती हैं। उन बेड़ियों में लगे हुए ताले के साथ एक लाल रंग का कपड़ा और माता रानी का कलावा बंधा होता है। उस कुएं में से सीमा को किसी के रोने की आवाज आती है। सीमा परेशान हो जाती है। इस कुएं में कौन है? कौन है यहाँ? सुनो, कौन है? कौन रो रहा है? वो चिल्ला चिल्ला कर पूछती है और साथ ही लोगों को जगाने की कोशिश करती है, मगर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब सीमा खुद उस कुएं के पास की बेड़ियों और तालों को खोलने की कोशिश करती है और किसी तरह कुछ देर की मशक्कत के बाद सीमा उसको खोल भी देती है। और जैसे ही वो कुआं खोलकर उसके अंदर झांकती है, सीमा उस कुएं में गिर जाती है। इतने में उसकी नानी की नींद भी खुल जाती है और सीमा को पास ना देखकर नानी परेशान हो जाती है। नानी घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसकी नानी और सभी लोग उस खूनी कुएं के पास जाते हैं और सीमा की नानी कुएं के पास खड़ी होती है। सभी गांव वालों और सीमा की नानी को सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मेरी बच्ची, हम आ गए, हम तुझे बचा लेंगे। नानी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ इंसान की कटी हुई मुंडिया, हाथ, पैर और कंकाल है और खून भी है। नानी, मुझे डर लग रहा है। आप सब मेरी मदद कीजिए, नहीं तो ये खूनी कुआं मेरी बच्ची को भी खा जाएगा। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस खूनी कुएं को खोला किसने। सालों पहले इसको इतनी मुश्किलों के बाद तांत्रिक बाबा ने बंद किया था। अरे पूरा गांव खूनी कुएं के बारे में अच्छे से जानता है, तो कोई भी जानबूझकर तो ऐसा करेगा नहीं। मतलब किसी ने अनजाने में इसे खोल दिया है भैया। सीमा को इस बारे में मालूम नहीं था और जब से वो यहाँ आई थी तभी से उसे किसी औरत के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कहीं सीमा ने ही तो उसे नहीं खोला। अगर ऐसा है तो फिर सीमा का बचना बहुत मुश्किल है। वहीं कुएं के अंदर सीमा रोते हुए बैठी होती है कि उसे आवाज सुनाई देती है, जो कुएं के बाहर खड़े गांव वालों में से किसी को सुनाई नहीं देता। आज सालों के बाद मुझे ताजा खून मिलेगा। तेरा खून पीकर आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। कौन है? मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तुझे मरने के बाद पता चल ही जाएगा। जितने में गांव वाले और सीमा की नानी कुछ सोच पाते, उतने में उन्हें सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है और अगले ही पल सब शांत हो जाता है। क्या हुआ? सीमा, मेरी बेटी। माफ करना बहन, लेकिन अब सीमा वापस नहीं आएगी।
हमें एक बार फिर से कुएं को बंद करना होगा। गांव वाले तभी तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। एक बार फिर अपनी शक्ति से तांत्रिक बाबा उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और वहां एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहां आना मना है। खूनी दुल्हन। आरती और विकास अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहते हैं। जर्नलिस्ट होने की वजह से विकास को बहुत बार काम के लिए देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है, जिस पर ज्यादातर आरती जागकर उसका इंतजार करती रहती है। इसी तरह एक रात आरती विकास का इंतजार करते हुए घर की बालकनी में खड़ी होती है। इनकी जॉब तो जैसे मेरी सौतन बन गई है। मुझसे ज्यादा उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हम यहाँ इंतजार करते हुए मर जाएं। अपने आप से ये सब बोलते हुए आरती की नजर मोहल्ले के कोने वाले घर पर पड़ती है, जिसकी लाइट्स ऑन देखकर वो हैरान रह जाती है। ये इस घर की लाइट्स कैसे ऑन हो सकती हैं? यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे घर की खिड़की पर औरत की परछाई के साथ लाल चुन्नी दिखाई देती है, जिसे देख आरती डर से चिल्लाने लगती है। भूत! कोने वाले घर में भूत है। आरती की आवाज सुन उसके घर वालों के साथ मोहल्ले के लोग भी अपनी बालकनी में निकल आते हैं। अरे क्या हुआ? आधी रात में बावरों की तरह क्यों चिल्ला रही है? भूत! वहाँ भूत है। आरती की बात से सब उस घर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। भाभी जी, लगता है आपने सपना देखा होगा। मैं बालकनी में खड़ी होकर सोऊंगी क्या? बता रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है। घर की लाइट्स ऑन थी और वहाँ किसी का साया भी था। अरे तुम अक्सर विकास भैया के इंतजार में देर रात तक जागती हो ना, क्या पता नींद पूरी नहीं होने की वजह से कोई भ्रम हुआ हो। मोहल्ले के सब लोग और आरती के सास ससुर उसे समझा ही रहे होते हैं कि अचानक उसी घर से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। आजा ओ मेरे प्रियतम आजा। आवाज सुन सब हैरानी और कंफ्यूजन से उस घर की तरफ देखने लगते हैं कि तभी उन्हें लाल जोड़े में औरत का साया वहां दिखता है, जिसे देख पूरा मोहल्ला सकते में आ जाता है। अरे ये तो कोई दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, भूत नहीं है। अरे फिर तो पक्का तेरी दुल्हन है। अरे नहीं नहीं, वो तो मायके गई है। हद है, पहले इससे निपट ले, बाद में इस पर डिस्कशन कर लेना। बड़ा भ्रम बोल रहे थे ना, अब फटी ना सबकी। और नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता भाभी जी। भूत जैसा कुछ नहीं होता। या तो इस घर के मालिक यहाँ आ गए हैं, या फिर किसी ने खाली घर देख कर कब्जा कर लिया है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। बात में लॉजिक मानकर सब बाहर इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी विकास भी वहां पहुंच जाता है। क्या बात है? इतनी रात को पूरा मोहल्ला यहाँ कैसे? भूतिया दुल्हन की वजह से। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई दुल्हन भूतिया हो सकती है? इस भूतनी का किस्सा निपटने दो, फिर तुम्हें अपनी भूतनी दिखाती हूँ। अब सारे लोग मिलकर विकास को पूरी बात बताते हैं, जिसे सुन वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सब डरते हुए उस घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अकेले जाओगे? अरे नहीं नहीं, आप सबकी नकली भूतनी भी तो होगी ना मेरे साथ। कैसा मजाक कर रहा है यार। रुक, मैं चलता हूँ साथ में। क्या मैं चलता हूँ? ये क्या गोवा घूमने जा रहे हैं जो मैं भी साथ चलता हूँ? कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं मेरे पास खड़े रहो। बहू सिचुएशन समझो। हाँ, घर जाकर सुना लेना। हे भगवान, मम्मी तुम किसकी मम्मी हो? ओ, इन्हें सब कुछ अभी करना है क्या? नहीं, यहाँ पंचायत बिठा देते हैं आपके परिवार के लिए। इस पर मामला शांत करके अब वो लोग इधर उधर से घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। उन्हें घर के अंदर लाल जोड़ा, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ चारों तरफ खून बिखरा हुआ दिखता है।
इसे देखकर सबकी हवाइयां उड़ जाती है। भाई ये सब क्या है? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। आ गए मरने, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उस नजारे के साथ सोने पर सुहागे की तरफ भूतनी की आवाज सुन वो सब तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। ये सब क्या था? अब हम क्या करेंगे? हमारे मोहल्ले में भूतनी आ गई जो सबको मारना चाहती है। ओ भाभी जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। मुझे तो पक्का यकीन है कि यहाँ किसी गलत इंसान ने गलत काम करने के लिए कब्जा कर लिया है और लोगों को घर से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? फिल्मों में ऐसे ही तो दिखाते हैं। हे भगवान, ये फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है। हमें शांति से कुछ सोचना चाहिए। सब हमारे घर चलो। सब आरती के घर में इकट्ठा हो जाते हैं। रात भर आधी नींद और बिल्कुल ना चल रहे दिमाग के साथ सब सॉल्यूशन सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसी तरह सुबह हो जाती है। ऐसे कोई भी उपाय नहीं निकलेगा। सब पूरी रात के थके हुए हैं। घर जाओ, थोड़ा आराम कर, फ्रेश होकर फिर आ जाना, उसके बाद सोचते हैं कुछ। डरे सहमे लोग जैसे ही अपने घर जाने लगते हैं, तभी विकास को उस घर में कोई हरकत नजर आती है, जिस पर वो किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप वहां पहुंच जाता है और कुछ देर बाद घर आकर सबको दोबारा इकट्ठा कर उस घर के पीछे वाले खिड़की पर ले जाता है। विकास, क्या खेल लगा रखा है? ये कोई मजाक नहीं है। वही तो, मजाक नहीं, बहुत बड़ा मजाक है। अंदर देखो। जैसे ही सब उस खिड़की से अंदर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मूवी की शूटिंग! मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है। अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है, अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है, देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला।
तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल हरिया की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। हरिया ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परेशान हो जाता है। अरे ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के मालिक चंपक सेठ को हरिया की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। चंपक सेठ को लगा हरिया झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है। फिर हरिया को बेईमान समझकर चंपक सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान बैठा चंपक सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है। अरे दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जब चंपक सेठ वापस गांव लौट रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी उस औरत के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के मोह जाल में फंस जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा चंपक सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट आता है। फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ। वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा वीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है। जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ।
है? अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ! बचाओ! ओम नमः शिवाय! मर गई मैं! देखते ही देखते वो चुड़ैल राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। शिक्षा बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है।